Hi, how are you guys? Today we'll discuss our second part of इंडियन हिस्ट्री, जो कि पूर्व मध्यकाल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और मध्यकाल के बारे में भी देखेंगे। ओके, तो जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में देखना है हमें। ठीक है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? तो धर्मपाल एक बहुत महान शासक हुए हैं, तो उन्होंने एक विक्रमशिला नामक एक विश्वविद्यालय जो था उसकी स्थापना की है। और मे बी द क्वेश्चन इज रिपीटेड मोर देन 2 टाइम्स, सो इसको हम एक ही बार देख लेंगे। ठीक है, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता कुछ ऐसा होता है कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो उसके अनुसार हमें बताना होता है। ठीक है, या फिर कालक्रम देखना पड़ता है उसमें कि कौन सा जो है कालक्रम कि कौन सी पुस्तक पहले लिखी गई, कौन सी पुस्तक बाद में लिखी गई, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो पहले जो पुस्तक जो लिखी गई थी वो विज्ञानेश्वर जी की पुस्तक थी, फिर हेमाद्रि जी की पुस्तक, उसके बाद राजशेखर पुस्तक जो है ये इस तरीके से लिखी गई है। ठीक है, आई थिंक इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 13वीं शताब्दी है। ठीक है जी, निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो जय सिंह सिद्धराज जी थे, उन्होंने ऐसा जो कार्य है वो किया था, बहुत ही महान कार्य। अब मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है उस पर हम आ गए हैं, जो कि मेनली इसका देखा जाए तो सेकंड पार्ट भी है। ओके, क्या है? सेकंड पार्ट भी है। ठीक है, और अगर 1206 से बात करें, दिल्ली सल्तनत से हमारा मेनली अगर देखा जाए शुरू हो जाता है जो मध्यकालीन जो हमारा भारत है। ठीक है, अब ये सवाल है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनकी राजधानी क्या थी? उनकी राजधानी लाहौर थी। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के पहले शासक रहे हैं, और जो टाइम पीरियड चला है 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का पीरियड कह सकते हैं। और निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? पहली महिला शासिका जो कि भारत की भी थी, और दूसरी चीज़ महिला थी। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर पार्ट हम देखें, 2 पार्ट ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, महिला होना और दूसरा शासिका जो कि भारत की शासिका थी। तो ठीक है, रज़िया सुल्तान जो हैं वो रही हैं 1236 से लेकर 1240 तक का उनका जो कार्यकाल या जो टाइम पीरियड है उनका रहा है। चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कहाँ पर किया? तो ये जो किया था किस शासनकाल में किया? तो इल्तुतमिश जो है उसके शासनकाल में ये आक्रमण हुआ था। खिलजी वंश के बारे में बात करते हैं, तो ये 1290 से स्टार्ट हो जाता है खिलजी वंश। ठीक है, 1290 से स्टार्ट हो जाता है खिलजी वंश, और इसमें कोई अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव जो हैं ये देवगिरी के शासक थे। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी जी के द्वारा जो है मूल्य नियंत्रण पद्धति जो है वो स्टार्ट की गई थी अपने समय में ना, बाज़ार को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, जो कि अपने आप में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब देखते हैं, अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया? अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक बहुत विभाग इन्होंने बनाए अपने समय में, अपने टाइम पीरियड में। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो किया गया था वो मोहम्मद बिन तुगलक
के समय में या उनके टाइम पीरियड में जो है वो हुआ था। ओके, मूर देश का यात्री मीन्स इब्न बतूता की बात हो रही है। किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है उनके शासनकाल में। इब्न बतूता 1333 से 1347 ईस्वी मोरक्को मूल के ये अफ्रीकी यात्री थे। इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि 1325 से जो कि 1351 जिनका कार्यकाल रहा के टाइम पीरियड में भारत आए, और इनको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इब्न बतूता जी को। इब्न बतूता किसके शासन काल में आए? तो आपको जैसा बताया गया मोहम्मद बिन तुगलक उनके टाइम पीरियड में ये आए थे। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता जो है उन्होंने एक अच्छा खासा विस्तृत विवरण जो है दिया है डाक व्यवस्था का। ठीक है, सल्तनत काल मेनली अगर देखी जाए, क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे, तो इस लिहाज से उसी पीरियड का ये बात या वाक्य जो है वो बयान किया जा रहा है। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है उनके समय की ये महत्वपूर्ण बात है। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने बेरोजगारों के लिए एक जो विभाग है वो बनाया था, जो कि आज हम अपना देखते भी हैं बहुत सारे, जैसे मनरेगा स्कीम वगैरह जो चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं बेरोजगार जो लोग हैं उनको कार्य देने की का कार्य करती है। ठीक है, और इसमें क्या होता था, उनकी सहायता होती थी, जो कि फिरोज शाह तुगलक के समय में होती है। लोक निर्माण विभाग की सबसे पहले स्थापना फिरोज शाह तुगलक के समय में की गई थी। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर लोक निर्माण विभाग भी और बेरोजगारों की सहायता के लिए रोजगार कार्यालय भी स्टार्ट किया गया था। हक शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, उन्होंने इस प्रकार के जो कार्य हैं वो किए हैं। राजस्थान या राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक ही था। कि भाई जो खर्चा है एक तरीके से वो सरकार की उससे दिया जाता था उस समय, कि भाई लोग जो हैं वो हज करके आ जाएं। ठीक है, दारुल शिफा ये क्या था? ये फिरोज शाह तुगलक के समय में एक स्थापित किया गया था इसे, जिसको हम दारुल शिफा कहते हैं। ठीक है, ये जो था एक खैराती अस्पताल था, ये एक खैराती अस्पताल था, मतलब जो खैरात से चलता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये सिकंदर लोदी साहब जो हैं उन्होंने आगरा, एक तरह से फाउंडर थे आगरा के, सिकंदर लोदी। फिर रिपीटेड हैं 2-3 क्वेश्चन में, उसको हम नहीं देखेंगे, और लगभग क्वेश्चन भी जो है वो लगभग सेम ही है। वो लगभग क्या है, वो भी सेम ही है, इसमें कोई इतना ज़्यादा अंतर आदि नहीं है, अंतर आदि इसमें नहीं दिखाई देता। दिल्ली सल्तनत तो चल ही रहा है, इसमें प्रशासन की बात करेंगे। ठीक है, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध था राज्य के कानून से। राज्य कानून से जवाबित का जो है वो संबंध था। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं दिया है? ठीक है, तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने नहीं दिया है, जबकि इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक एंड
कुतुबुद्दीन ऐबक तो मेन थे, उन्हीं के नाम पे कुतुबुद्दीन मीन्स कुतुब मीनार जो है मेनली जो नाम पड़ा है वो उनके नाम पे ही पड़ा है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किनके शासनकाल में? तो राणा कुंभा महाराज जो थे उनके शासनकाल में चित्तौड़ का जो स्तंभ है वो निर्मित हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। अमीर खुसरो जो एक महान फिलोसोफर, दार्शनिक, महान लेखक थे, उनका जन्म एटा में हुआ था। खड़ी बोली के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। खड़ी बोली के लिए अमीर खुसरो जी ने। किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? ठीक है, अमीर खुसरो और शेख निज़ामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 से अधिक सुल्तानों का शासन काल जो है उन्होंने देखा था। ठीक है, अनुक्रम है कि कौन पहले पधारे कौन बाद में। तो पहले अल-बुरूनी आते हैं, फिर उसके बाद इब्न बतूता, ठीक है, और फिर उसके बाद ट्रेवरनियर 17वीं शताब्दी में आए थे। फिर मनुची, ये भी 17वीं शताब्दी में आए थे। जबकि मनुची की बात करूं तो ये इतालवी यात्री थे। 14 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने अपने ग्रह वेनिस से भाग गए। एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए ये भारत पहुंच गए थे। कौन? मनुची। इसने शहजादा दारा शिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी भी करी है मनुची ने। बाद में चिकित्सक का पेशा भी अपनाया और स्टोरिया दो मोगोर या मुगल इंडिया 1653 से जो 1708 जो पुस्तक लिखी गई नामक संस्करण भी मनुची द्वारा लिखा गया है। यह 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण, यानी कि भारत का एक तरीके से एक भारत का दर्पण, भारत का शीशा, या भारत कुछ दिखा रहा है, चेहरा दिखा रहा है उस समय जो है 17वीं शताब्दी में कैसा था। तो ठीक है, उन्होंने लिखा है। ठीक है सर। ठीक है, पहले प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। कलिंग युद्ध जो है ये तो 261 ईसा पूर्व, बहुत पुरानी बात है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो 1192 में लड़ा गया था। ओके, तो उसमें क्या हो, डेट्स वगैरह के लिए दे देते हैं कि भाई आप जो है इनको डेट्स का मिलान कीजिए। ठीक है, कलिंग का युद्ध तो बहुत पुराना युद्ध है ना। कलिंग का युद्ध बहुत पुराना युद्ध है। प्लासी 1700, बक्सर जो है ये 1764। 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे, तो जो मक्का है उसकी खेती नहीं की जाती थी 13वीं और 14वीं शताब्दी में। ठीक है, चना, जौ और गेहूं, ये 3 खेतियां प्रमुख रूप से की जाती थी। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनकी याद में एक तरीके से ये जो शहर है ये बनाया गया, जौनपुर। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का शिराज कहा जाता था? तो ये जौनपुर नगर जो है ये था। ठीक है जी, जौनपुर नगर शर्की का शिराज से कहा जाता था। फिर आपको वही फिर एक मैचिंग वाले जो क्वेश्चन है वो आते हैं, क्योंकि इसमें कम समय में, मतलब एक तरीके से एक क्वेश्चन में, एक प्रश्न में आपकी काफ़ी सारी जो जानकारी है वो माप ली जाती है कि भाई आपको जानकारी आखिर कितनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ओके, तो ये जो आदिल शाह है, आदिल शाही जो है ये मेनली बीजापुर से रिलेटेड है। और आपका जो कुतुब शाही है ये गोलकुंडा से रिलेटेड है। निज़ाम शाही
अहमदनगर से संबंधित है, और जो शर्की शाही है ये जौनपुर से रिलेटेड है, जो कि हमने अभी पढ़ा भी था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? ठीक है, तो इसमें दो सुमेलित हैं मेनली देखा जाए, होयसल, दार समुद्र और पांड्य या मदुरा से जो है ये रिलेटेड संबंधित है। यानी इसमें ऐसा होता है कि अगर आपने दोनों में से एक भी टिक कर दिया तो आपका वो सही माना जाता है उत्तर। ऐसा कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए भी होता है। ठीक है, तो आपको अपने को मजबूत रखना है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकल्प का शीर्षक है अमरमूल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो शंकराचार्य जो है रामानुज और चैतन्य कालक्रम जो है एक साथ जो है ये इनका मिलता है। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित थे? तो नामदेव, एक संत नामदेव थे, ये इस्लाम से काफ़ी प्रभावित संत थे। ओके, निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? तो नामदेव वरकरी जो संप्रदाय है उसके ये संत थे। शेखुल हिंद की पदवी किन्हें प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती साहब को शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदिया जो एक तरीके से सिलसिला है वो संगीत के विरुद्ध था। किस निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? तो शाह मोहम्मद गौस जो है उन्होंने श्री कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का जो पहला युद्ध मीन्स प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था। तुझ के बाबरी कौन सी भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तुर्की में ये लिखी गई पुस्तक है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में शेरशाह जो है इनका शेरशाह सूरी का मकबरा है। बिहार के रोहतास जिले में पड़ता है। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ कर दी थी? तो शेरशाह जी के समय में पट्टा और कबूलियत की जो व्यवस्था थी वो थी। देखते हैं कोई महत्वपूर्ण बात। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति मुजफ्फर खां तुर्बती साहब थे। मुजफ्फर खां तुर्बती साहब, इनको दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा जो है इनको दिया गया था, मुजफ्फर खां तुर्बती साहब को। ओके, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? रज़्मनामा। महाभारत के जो फारसी एक तरीके से फारसी अनुवाद का शीर्षक जो है वो रज़्मनामा है। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम या कालक्रमानुसार इनको हमें व्यवस्थित करना है। तो पहले जजिया की समाप्ति हुई, फिर इबादत खाने का निर्माण, फिर मजहर पर हस्ताक्षर हुए और फिर दीन इलाही की स्थापना कर दी गई थी। हाँ, जजिया कर की समाप्ति 1564 में हो गई। ओके, 75 में फिर इबादत खाना इसकी स्थापना हो गई
फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना। ठीक है, समस्त धार्मिक स्थलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में महजरनामे की घोषणा की। महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में तौहीद इलाही मीन्स देवीय एकेश्वरवाद की स्थापना की थी। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर जी के द्वारा जो अपनी आत्मकथा है वो फारसी में लिखी गई थी। ठीक है जी। लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी शाहजहां को माना जाता है। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो शाहजहां के टाइम पीरियड में जो एक तरीके से मुगल सम्राट शाहजहां के टाइम में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद हुआ। दाराशिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो सिर्रे अकबर। उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद हमें मिलता है वो सिर्रे अकबर के रूप में मिलता है। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो शाहजहां के द्वारा जो सिजदा प्रथा चली आ रही थी, ठीक है, सिजदा प्रथा जो चली आ रही थी उसको समाप्त करने का कार्य किया। ठीक है, और कब से चली आ रही थी? बलबन यानी कि आप समझ लीजिए आप दिल्ली सल्तनत पर पहुंच जाइए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ये औरंगजेब बादशाह जो है इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में, ठीक है, पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कौन थे वो? तो जयसिंह जो हैं उनके जयसिंह जी थे और शिवाजी महाराज जी थे। तो इन्होंने पुरंदर की संधि जो है उस पर हस्ताक्षर किए थे 1665 में। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद दौरानी का मकबरा जो है ये द्वितीय जो है ताजमहल कहलाता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण किया गया था तो यह औरंगजेब जो शासक थे उनके द्वारा ये कराया गया था। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो कूट पहला तीसरा है वो ठीक है। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में है। ठीक है, तीसरा कूट है कि मनसबदारों के 3 वर्ग थे। ठीक है, ये दोनों कूट जो हैं ये ठीक है। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो बादशाह जहांगीर के द्वारा ऐसा किया गया था कि तंबाकू के यूज़ पर जो है ये रोक लगा दी गई थी उस समय में। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? कौन से ऐसे बादशाह थे? हुमायूं के द्वारा ऐसा किया गया था, बादशाह हुमायूं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो वीणा जो है औरंगजेब बजाया करते थे। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है? तो एक बहुत फेमस सिंगर हुए हैं तानसेन, उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? तो गुलबदन बेगम जो है उन्होंने जो मुगल काल में
जो मेन इवेंट्स घटित हुए हैं, तो गुलबदन बेगम जो कि बादशाह बाबर की बेटी थी, उनके द्वारा लिखे गए हैं। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना भी गुलबदन बेगम जी के द्वारा की गई थी। यानी कि उनको लिखने का काफ़ी शौक था गुलबदन बेगम जी को। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे, तो राजा सावंत सिंह, जिन्होंने श्री कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे, राजा सावंत सिंह जी के द्वारा श्री कृष्ण जी की प्रशंसा में जो है छंद लिखे गए। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से हमें चुनना है। तो पहले नंबर पर जहांगीर, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली, फिर बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, बहादुर शाह तो 57 का मालूम ही है आपको। ठीक है, कालानुक्रम व्यवस्थित करना है हमें। दोबारा से एक इसी प्रकार का प्रश्न आ गया है। तो पहले पद्मिनी जी का कालक्रम था, फिर उसके बाद दुर्गावती जी, फिर ताराबाई, फिर अहल्याबाई जी। इनका ये कालक्रम ऐसे है। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था? तो ये थे गुरु अर्जुन देव जी, जिनके द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब जो है इसका प्रकार से संकलन जो है किया गया था। किस गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार हैं? वो है गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी। खालसा के संस्थापक गुरु थे गोविंद सिंह जी। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद जो थी वो मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद जो है वो थी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो शिवाजी महाराज जी की सहायता में जो है एक तरीके से राज्य प्रबंध, राज्य का जो निज़ाम है उसमें हेल्प करती थी ये अष्टप्रधान। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई जी। ताराबाई जी के हाथों में मराठा नेतृत्व था वो होता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो अफगानों ने मराठों को हराया था पानीपत के तीसरे युद्ध में। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है लड़ा गया था बिटवीन मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली जी के बीच में। समझ लीजिए, अगर हम लोग आपस में न लड़ते, मिलजुल कर रहते, तो बहुत फ़र्क पड़ता, आज़ादी भी बहुत जल्दी मिल जाती। कुछ कमियां रही हैं आपस में, उनको अगर वो ना होती कमियां तो हमें बहुत लाभ मिलता। हम सब लोग आज भी इस चीज़ के पक्षधर हैं कि सभी को अमन, चैन और सुकून के साथ रहना चाहिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।